soap and water. मध्य प्रदेश के राज्यपाल लालजी टंडन का निधन। 85 वर्ष के लालजी टंडन ने लखनऊ के मेदांता अस्पताल में ली अंतिम सांस। आज शाम होगा अंतिम संस्कार। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और अन्य वरिष्ठ नेताओं ने जताया शोक। राजस्थान में कांग्रेस के बागी विधायकों की याचिका पर आज फिर होगी सुनवाई। राज्य में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज बुलाई कांग्रेस विधायक दल की बैठक। असम में हुई लगातार बारिश से बाढ़ की स्थिति फिर से हुई गंभीर। 5 जिलों में ब्रह्मपुत्र नदी खतरे के निशान से ऊपर। अब तक 85 लोगों ने गंवाई जान। वहीं बिहार में भीषण बाढ़ से प्रभावित क्षेत्रों में अप्रिय घटनाओं को रोकने के लिए एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें तैनात। भारत में 7,24,000 से ज्यादा कोरोना मरीज हुए स्वस्थ। मरीजों के ठीक होने की दर 62.72%। सक्रिय मामलों की संख्या हुई 4 लाख से ज्यादा। अब तक कोरोना संक्रमण से 28,084 लोगों की मौत। दुनिया भर के देशों की कोरोना के खिलाफ जंग जारी। विश्व में 1,46,41,000 से ज्यादा लोग कोरोना से संक्रमित। 6,08,000 से ज्यादा लोगों की कोरोना से मौत। अमेरिका के लॉस एंजल्स में कोरोना टेस्ट कराने के लिए उमड़ी भारी भीड़। फ्लोरिडा में लगातार छठे दिन संक्रमण के 10,000 से ज्यादा मामले सामने आए। और इंग्लैंड ने दूसरे टेस्ट मैच में वेस्टइंडीज को 113 रनों से हराया। 3 मैचों की सीरीज हुई 1-1 से बराबर। मैच में शानदार प्रदर्शन करने वाले बेन स्टोक्स बने मैन ऑफ द मैच। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका डीडी न्यूज के इस बुलेटिन में। मैं हूं निखिल सिंह और आइए देखते हैं खबरों को अब विस्तार से। मध्य प्रदेश के गवर्नर लालजी टंडन का निधन हो गया है। 85 वर्षीय लालजी टंडन पिछले कई दिनों से बीमार चल रहे थे और उनका इलाज लखनऊ में चल रहा था। उत्तर प्रदेश की राजनीति में सक्रिय रहने वाले टंडन प्रदेश की भाजपा सरकारों में कई बार मंत्री भी रहे। शुरुआती जीवन में ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ने वाले लालजी टंडन अटल बिहारी वाजपेयी के काफी करीबी माने जाते थे। भाजपा के वरिष्ठ नेता और मध्य प्रदेश के राज्यपाल लालजी टंडन का जन्म 12 अप्रैल 1935 को हुआ था। अपने शुरुआती जीवन में ही लालजी टंडन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ गए थे। उन्होंने स्नातक तक शिक्षा ग्रहण की। 1958 में लालजी का कृष्णा टंडन के साथ विवाह हुआ। उनके बेटे गोपाल जी टंडन इस समय उत्तर प्रदेश की योगी सरकार में मंत्री हैं। संघ से जुड़ने के दौरान ही पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी से उनकी मुलाकात हुई। लालजी शुरू से ही अटल बिहारी वाजपेयी के काफी करीबी रहे। लालजी टंडन खुद कहते हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी ने राजनीति में उनके साथी, भाई और पिता तीनों की भूमिका अदा की। लालजी टंडन का राजनीतिक सफर साल 1960 में शुरू हुआ। टंडन 2 बार पार्षद चुने गए और 2 बार 1978 से 1984 तक और 1990 से 1996 तक उत्तर प्रदेश विधान परिषद के सदस्य रहे। इस दौरान 1991-92 की उत्तर प्रदेश सरकार में वो मंत्री भी रहे। उन्होंने इंदिरा गांधी सरकार के खिलाफ जेपी आंदोलन में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। लालजी टंडन को उत्तर प्रदेश की राजनीति में कई अहम प्रयोगों के लिए भी जाना जाता है। 90 के दशक में प्रदेश में भाजपा और बसपा की गठबंधन सरकार बनाने में भी उनकी अहम भूमिका थी। लालजी टंडन 1996 से 2009 तक लगातार 3 बार चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचे। 1997 में वो उत्तर प्रदेश की सरकार में नगर विकास मंत्री रहे। साल 2009 में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के राजनीति से दूर होने के बाद लखनऊ लोकसभा सीट खाली हो गई और विरासत के तौर पर लालजी टंडन ने लखनऊ लोकसभा सीट पर बड़े अंतर से जीत हासिल की और संसद पहुंचे। लालजी टंडन को साल 1918 में बिहार के राज्यपाल की जिम्मेदारी सौंपी गई थी, जिसका उन्होंने बखूबी निर्वहन किया। लालजी टंडन को 11 जून को स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के बाद अस्पताल में भर्ती किया गया था। अपनी राजनीतिक इच्छा शक्ति, सूझबूझ और संगठन क्षमता के लिए लालजी टंडन को हमेशा याद किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने लालजी टंडन के निधन पर शोक व्यक्त किया। ट्वीट पर दिए अपने संदेश में मध्य प्रदेश के राज्यपाल लालजी टंडन के निधन पर मुझे गहरा दुख है।
देश ने एक ऐसा दिग्गज नेता खो दिया है जो लखनवी नफासत और प्रखर बुद्धिमत्ता के मूर्तिमान उदाहरण थे। उनके परिवार और मित्रजनों के प्रति मेरी गहन शोक संवेदनाएं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश के राज्यपाल लालजी टंडन के निधन पर ट्वीट कर शोक व्यक्त किया। प्रधानमंत्री ने लिखा कि श्री लालजी टंडन समाज सेवा के अपने अथक प्रयासों के लिए याद किए जाएंगे। उन्होंने उत्तर प्रदेश में भाजपा को मजबूत करने में अहम भूमिका निभाई थी। उन्होंने एक प्रभावी प्रशासक के रूप में अपनी पहचान बनाई, हमेशा जन कल्याण को महत्व दिया। उनके निधन पर मैं दुखी हूँ। श्री लालजी टंडन संवैधानिक मामलों के अच्छे जानकार थे। अटल जी के साथ उनका लंबा और निकट का संबंध था। दुख की इस घड़ी में उनके परिवार और प्रशंसकों के प्रति संवेदना। ओम शांति। गृह मंत्री अमित शाह ने भी लालजी टंडन के निधन पर संवेदना व्यक्त की। भाजपा के वरिष्ठ नेता और मध्य प्रदेश के राज्यपाल श्री लालजी टंडन जी के निधन से अत्यंत दुखी हूं। टंडन जी का पूरा जीवन जनसेवा को समर्पित रहा। उन्होंने उत्तर प्रदेश में संगठन के विस्तार में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। एक जनसेवक के रूप में श्री लालजी टंडन ने भारतीय राजनीति पर अपनी गहरी छाप छोड़ी है। उनका निधन देश और भाजपा के लिए एक अपूरणीय क्षति है। ईश्वर से दिवंगत आत्मा की शांति की प्रार्थना करता हूं और उनके परिजनों के प्रति संवेदना प्रकट करता हूं। ओम शांति शांति शांति। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी लालजी टंडन के निधन पर संवेदना व्यक्त की। मध्य प्रदेश के राज्यपाल एवं उत्तर प्रदेश की एक कद्दावर शख्सियत श्री लालजी टंडन के निधन का समाचार बहुत पीड़ादायक है। टंडन जी के साथ मुझे लंबे समय तक काम करने का अवसर मिला। उनका लंबा सार्वजनिक जीवन जनता की सेवा में समर्पित रहा और उन्होंने अपने काम से एक अलग छाप छोड़ी है। स्वभाव से बेहद मिलनसार टंडन जी कार्यकर्ताओं के बीच भी बेहद लोकप्रिय थे। विभिन्न पदों पर रहते हुए उन्होंने जो विकास कार्य कराए उसकी सराहना आज भी लखनऊ और उत्तर प्रदेश के लोग करते हैं। ईश्वर समस्त शोक संतप्त परिवार को दुख की इस घड़ी में धैर्य और संबल प्रदान करे। ओम शांति। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी लालजी टंडन के निधन पर शोक जताया। उन्होंने लिखा कि मध्य प्रदेश के राज्यपाल एवं भाजपा के वरिष्ठ नेता श्री लालजी टंडन के निधन से स्तब्ध हूं। उन्होंने अपने जीवन का प्रतिपल देश की सेवा में समर्पित किया। भाजपा के लिए ये एक अपूरणीय क्षति है। ईश्वर पुण्यात्मा को शांति प्रदान करे व शोकाकुल परिवार को दुख सहने की शक्ति दे। ओम शांति। और केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि मध्य प्रदेश के राज्यपाल माननीय लालजी टंडन के निधन का समाचार सुनकर अत्यंत दुखी हुआ। लालजी टंडन एक बेहतर इंसान थे। श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का उन्होंने पूरी तरह से साथ निभाया था। वो हमेशा पार्टी का ही विचार करते थे। टंडन जी के परिवारजनों को मेरी संवेदनाएं। ओम शांति। वहीं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी लालजी टंडन के निधन पर शोक प्रकट किया है। ट्वीट पर दिए अपने संदेश में उन्होंने लिखा कि मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि वे दिवंगत आत्मा को शांति दें और शोकाकुल परिजनों को इस वज्रपात को सहने की शक्ति प्रदान करें। मध्य प्रदेश के राज्यपाल रहते हुए टंडन जी ने हमें सदैव सन्मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया। राष्ट्र के प्रति उनके प्रेम और प्रगति हेतु योगदान को चिरकाल तक याद रखा जाएगा। आत्मा अजर अमर है। वे आज हमारे बीच नहीं हैं, परंतु अपने सुविचारों द्वारा वे हमारी स्मृतियों में सदैव जीवित रहेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लालजी टंडन के निधन पर शोक व्यक्त किया। श्री टंडन जी के निधन पर मैं उनके प्रति विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। शोक संतप्त परिजनों के प्रति अपनी गहरी संवेदना भी व्यक्त करता हूं। श्री टंडन जी लोकप्रिय जननेता, कुशल प्रशासक और वरिष्ठ समाजसेवी के रूप में जाने जाते रहे हैं। उन्होंने अपनी कुशलता और दक्षता का परिचय सदैव दिया। मैं
उन्हें अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। और बात राजस्थान की राजनीति की। राजस्थान में राजनीतिक अनिश्चितता का दौर जारी है। इस बीच कांग्रेस के बागी विधायकों की ओर से विधानसभा अध्यक्ष द्वारा दिए गए नोटिस पर लगाई गई याचिका पर आज फिर सुनवाई होगी। कल अदालत में सचिन पायलट और 19 विधायकों की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे ने पक्ष रखते हुए कहा कि बागी विधायक किसी भी तरह सरकार गिराने या बदलने की मांग नहीं कर रहे हैं। उनकी मांग सिर्फ मुख्यमंत्री बदलने की है। उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष द्वारा दिए गए नोटिस पर सवाल उठाते हुए उसकी वैधता पर प्रश्न खड़े किए। उन्होंने कहा कि विधानसभा के बाहर विधायक दल की बैठक में अनुपस्थित होने पर विधानसभा अध्यक्ष द्वारा दिया गया नोटिस का कोई औचित्य नहीं है। वहीं विधानसभा अध्यक्ष और सरकार की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने पक्ष रखते हुए कहा कि नोटिस देना विधानसभा अध्यक्ष का विशेषाधिकार है। उन्होंने कहा कि विधानसभा अध्यक्ष के नोटिस पर अदालत सवाल नहीं उठा सकती। उनका कहना था कि अभी इस नोटिस पर विधानसभा अध्यक्ष ने कोई कार्यवाही नहीं की है, इसलिए इस नोटिस पर याचिका की सुनवाई का कोई आधार नहीं बनता है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज सुबह 11 बजे विधायक दल की बैठक बुलाई है। होटल फेयरमाउंट में होने वाली इस बैठक में राज्य के सियासी हालत को लेकर चर्चा होगी। साथ ही विधानसभा का सत्र बुलाने की तैयारी पर भी विधायकों के साथ रणनीति बनाई जाएगी। और देश भर में कोरोना वायरस संक्रमण का इलाज करवाकर 7.25 लाख के करीब मरीज ठीक हो चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक अब तक 7,24,577 मरीज ठीक हो चुके हैं। देश में कोरोना से मरीजों के ठीक होने की दर 62.72% हो गई है। वहीं देश में सक्रिय मामलों की संख्या 4,02,000 से ऊपर हो गई है। अब तक देश में कोरोना संक्रमण से 28,084 लोगों की मौत हो गई है। इस तरह देश में कोरोना से होने वाली मृत्यु दर 2.43% है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ICMR ने बताया है कि पिछले 24 घंटों में विभिन्न प्रयोगशालाओं में कुल 3,33,395 टेस्ट किए गए। अब तक 1,43,81,303 टेस्ट किए जा चुके हैं। इस समय देश भर में 1,268 प्रयोगशालाओं में कोविड-19 के नमूनों की जांच की जा रही है। इनमें 890 सरकारी और 378 निजी प्रयोगशालाएं शामिल हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव प्रीति सूदन और ICMR के महानिदेशक डॉक्टर बलराम भार्गव ने सभी राज्यों को परीक्षण क्षमता को बढ़ाने के लिए पत्र लिखा है। वायुसेना कमांडरों का सम्मेलन 22 से 24 जुलाई तक वायुसेना मुख्यालय नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। इस साल के सम्मेलन का विषय है अगले दशक में भारतीय वायुसेना। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 22 जुलाई को वायुसेना कमांडरों के सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। इस सम्मेलन की अध्यक्षता वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया करेंगे। 3 दिवसीय सम्मेलन के दौरान वायुसेना के वर्तमान परिचालन परिदृश्य और तैनाती का जायजा लेने के साथ ही अगले दशक में भारतीय वायुसेना का परिचालन क्षमता बढ़ाने की कार्य योजना पर चर्चा की जाएगी। पहले बैच के भारतीय वायुसेना के 5 राफेल लड़ाकू विमानों के जुलाई 2020 के आखिर में भारत पहुंच रहे हैं। विमान को 29 जुलाई को मौसम के मुताबिक वायुसेना स्टेशन अंबाला में शामिल किया जाएगा। पहले बैच के इन 5 विमानों को औपचारिक अधिष्ठापन समारोह 20 अगस्त को किया जाएगा। वायुसेना के एयर क्रू और ग्राउंड क्रू ने अपने अत्यधिक उन्नत हथियार प्रणालियों सहित विमान पर व्यापक प्रशिक्षण प्राप्त किया है। और कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों का रुख करते हैं। बात ईरान की। ईरान ने उन मीडिया रिपोर्ट्स को खारिज कर दिया है जिनमें भारत को चाबहार जाहिदान रेलवे परियोजना से बाहर रखने की बात कही गई थी। ईरान के उप परिवहन और रेल मंत्री सईद रसौली ने कहा है कि वो खबरें निहित स्वार्थों से प्रेरित थीं। इससे पहले ईरानी मंत्री ने ईरान में भारतीय राजदूत गद्दाम धर्मेंद्र को चाबहार जाहिदान रेलवे परियोजना पर चल रही आपसी सहयोग की समीक्षा के लिए आमंत्रित किया था। पिछले सप्ताह विदेश मंत्रालय ने कहा था कि प्रतिबंधों से पैदा हुए हालात के बावजूद चाबहार बंदरगाह परियोजना पर महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। एक भारतीय कंपनी 2018 से पोर्ट का संचालन कर रही है और वहां यातायात लगातार बढ़ रहा है। इसके साथ ही अफगानिस्तान और मध्य एशिया के लिए चाबहार पोर्ट के उपयोग को बढ़ाने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए जा रहे हैं।
दुनिया भर में कोरोना महामारी लगातार फैलती जा रही है। पूरे विश्व में इस वक्त 1,46,41,000 से ज्यादा लोग कोरोना संक्रमित हैं और 6,08,000 से ज्यादा लोग इस महामारी की चपेट में आकर अपनी जान गंवा चुके हैं। अमेरिका इस वायरस के संक्रमण से प्रभावित देशों की सूची में सबसे ऊपर है और यहाँ 38,23,000 से ज्यादा लोग कोरोना संक्रमित हैं और 1,40,000 से ज्यादा लोग की कोरोना के कारण मौत हो चुकी है। देश के कुछ राज्यों में संक्रमण की रफ्तार स्थिर बनी रहने के बाद अब कोरोना के परीक्षणों में फिर से तेजी लाई जा रही है। कैलिफोर्निया के गवर्नर के संक्रमण के मामलों पर चिंता जताने के बाद लॉस एंजलिस में कोरोना टेस्ट कराने के लिए बड़ी संख्या में जांच केंद्र पर लोग पहुंचे। संक्रमण की स्थिर दर को खतरा मानते हुए प्रशासन की कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों का टेस्ट किया जाए ताकि सामुदायिक संक्रमण का खतरा कम हो सके। यही वजह है कि लॉस एंजलिस में काफी दूरी तक कोरोना जांच कराने के लिए कतारों में लोग खड़े नजर आए। उधर टेक्सास में भी कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए डलास में कोविड टेस्ट के लिए एक नया केंद्र बनाया गया है, जहां अपनी जांच कराने के लिए बड़ी संख्या में कतारों में लगकर लोग यहां पहुंचे। और लगातार कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए टेक्सास में एक अस्पताल में मार्च से लेकर अब तक 1 वर्ष से कम आयु के 85 बच्चे कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इस बीच फ्लोरिडा में कल लगातार छठे दिन संक्रमण के 10,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं, जिसमें प्रशासन की चिंता और बढ़ गई है। हालांकि गवर्नर रॉन डेसेंटिस का कहना है कि पिछले कुछ हफ्तों में अस्पतालों में कोरोना मरीजों के लिए बनाए गए आपातकालीन कमरों में ऐसे मरीजों की आमद कम देखने को मिली है। संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच भी मियामी बीच पर लोगों का जाना बदस्तूर जारी है, पर सड़कों पर लोग कम दिखाई दे रहे हैं। और कोरोना वायरस वैक्सीन पर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के इंसानों पर किए जा रहे पहले ट्रायल के नतीजे आ गए हैं। वायरल वेक्टर से बनी वैक्सीन सुरक्षित और वायरस के खिलाफ प्रतिरोधक क्षमता वाली पाई गई है। प्रतिष्ठित मेडिकल जर्नल लैसेंट में छपे ट्रायल के नतीजे में कहा गया है कि वैक्सीन का कोई साइड इफेक्ट सामने नहीं आया है और एंटीबॉडी और टी सेल इम्यून के प्रति रिस्पॉन्स दिखाया है। लेकिन शोधकर्ताओं ने आगाह किया है कि प्रोजेक्ट अपनी प्रारंभिक चरण में है। ये ट्रायल 18 से 55 वर्ष के 1077 स्वस्थ लोगों पर किया गया है। ADZ 1222 नामक वैक्सीन ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा एस्ट्रोजेनेका कंपनी की मदद से विकसित की जा रही है। शोधकर्ताओं का मानना है कि सितंबर के अंत तक इस प्रायोगिक वैक्सीन की 10 लाख डोज को तैयार किया जा सकेगा। इसके साथ ही इस वैक्सीन के साल के अंत तक मिलने की संभावना है। Might be 1 million doses manufactured by September. That now seems like a remarkable underestimate given the scale of what's going on. It's possible there'll be a vaccine being used by the end of the year. और विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोविड-19 के लिए बन रही वैक्सीन पर चल रहे शोध में हुई प्रगति का स्वागत किया है। संगठन के आपातकालीन कार्यक्रमों के प्रमुख मार्क रयान ने ब्रिटेन के वैज्ञानिकों को सफल ट्रायल के लिए बधाई दी है, लेकिन साथ ही उन्होंने कहा कि इस पर और काम किए जाने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि यह पहले दौर के ट्रायल का परिणाम है, हमें बड़े पैमाने पर वास्तविक दुनिया में इसका परीक्षण करना है। कोरोना वायरस पर वैक्सीन पर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के इंसानों पर किए जा रहे पहले ट्रायल के नतीजे सामने आ गए। जैसा कि हमने आपको बताया कि वेक्टर ट्रायल पर बनी कोरोना वायरस की वैक्सीन दिए जाने पर वायरस के खिलाफ प्रतिरोधक क्षमता पाई गई है। इसके साथ ही इसे सुरक्षित भी बताया गया है। इसके साथ ही अब उसे अगले चरण के ट्रायल के लिए भी ओके कर दिया गया है। और खबर ब्राजील से। ब्राजील में भी कोरोना महामारी के खिलाफ जंग जारी है। साउथ पाउलो के गवर्नर जुआओ डेरिया ने कहा है कि चीन की सिनोवैक कंपनी द्वारा विकसित वैक्सीन का परीक्षण आज से शुरू कर दिया गया है और इस प्रक्रिया को 90 दिनों के अंदर खत्म कर लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि अगर परीक्षण सफल होते हैं तो अगले साल की शुरुआत में इस वैक्सीन का उत्पादन शुरू कर दिया जाएगा। सिनोवैक ने कुछ दिन पहले कहा था कि वो संभावित कोरोना वायरस वैक्सीन के ट्रायल के तीसरे चरण की ब्राजील में शुरुआत करेगी। ब्राजील में इस वक्त कोरोना वायरस से 21,18,000 से ज्यादा लोग संक्रमित हैं। और अर्जेंटीना में कोरोना संक्रमण के चलते पिछले 4 महीने से जारी पाबंदियों में ढील मिलने के बाद आखिरकार ब्यूनस आयर्स की सड़कों पर कल कुछ चहल पहल दिखाई दी।
20 मार्च से ही ब्यूनस आयर्स में संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए बेहद सख्त प्रतिबंध लगाए गए थे, लेकिन अब दुकानें, सैलून और कुछ व्यावसायिक गतिविधियों को फिर से इजाजत मिल गई है। आउटडोर गतिविधियां भी फिर से शुरू हो गई हैं, हालांकि स्कूल अभी भी बंद रखे गए हैं। अर्जेंटीना में 1,30,000 से ज्यादा संक्रमण के मामले हैं और 2300 से ज्यादा लोगों की इस वायरस से मौत हो गई है। और खबर क्रिकेट के मैदान से। इंग्लैंड ने दूसरे टेस्ट मैच में वेस्टइंडीज को 113 रनों से हरा दिया है। इसी के साथ ही इंग्लैंड ने 3 टेस्ट मैचों की सीरीज 1-1 से बराबर कर ली है। मैच के 5वें और अंतिम दिन इंग्लैंड ने जीत के लिए मिले 312 रन के जवाब में कैरिबियाई टीम दूसरी पारी में 198 रनों पर ऑल आउट हो गई। वेस्टइंडीज के लिए ब्रुक्स ने 62 और ब्लैकवुड ने 55 रन की पारी खेली। इंग्लैंड की तरफ से ब्रॉड ने 3, स्टोक्स, वोक्स और बेस ने 2-2 विकेट लिए। इससे पहले इंग्लैंड ने अपनी दूसरी पारी में बेन स्टोक्स की तेजी से बनाए गए 78 रनों की मदद से 3 विकेट के नुकसान पर 129 रन बनाकर पारी घोषित कर दी थी। स्टोक्स को मैन ऑफ द मैच चुना गया। और अब हमारी हमारे सेगमेंट डीडी डिलाइट्स की, आप उनको देखिएगा, लेकिन हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।